Hello students. So today we will learn Coulomb's law. So Coulomb's law states that the electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब बेसिकली कुलम्स लॉ क्या है कि आप लोग को तो पहले पता था कि दो चार्जेस जो होते हैं वो या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कितने फोर्स के साथ उसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, तो आप उस टाइम नहीं बता पाओगे। तो वही चीज को ओवरकम करने के लिए कुलम ने लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड कुलम्स लॉ। ये बेसिकली बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कितना है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, अगर वो उनके बीच में अगर सेपरेशन आर है तो कितना फोर्स एक दूसरे के ऊपर वो अट्रैक्ट और एक्सर्ट करेंगे। सो बेसिकली अगर हम दो चार्जेस को, सपोज इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अगर दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज R, ठीक है। सो नाउ इफ दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा ना, सबसे पहले किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, इसके बीच में प्रोपोर्शनल होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है दोनों चार्जेस का, और दूसरा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि अगर हमारा डिस्टेंस 2 गुना बढ़ता है तो हमारा फोर्स 4 गुना डिक्रीज होगा। समय वो स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होगा, ना कि सिर्फ आर पे प्रोपोर्शनल, मतलब आर के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होगा, आर पे प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखना चाहे तो मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं कि एफ जो है वो पहले स्टेटमेंट से आ गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। तो ये तो क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बस स्टेटमेंट का ही ये मैथमेटिकल फॉर्म में। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं यहाँ पे तो क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², ये हमारे पास दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ इज टू के Q1 Q2 अपॉन R², यहाँ पे हमारा के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गिवन है k इज 1/4πε0, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस और जो एयर है वो एयर ऑलमोस्ट फ्री स्पेस के बराबर ही है, बस थोड़ा सा वैल्यू कम ज्यादा है। तो हम एक्चुअली फ्री स्पेस का मतलब तो वैक्यूम होता है, लेकिन एयर का भी जो वैल्यू है ना, एयर में जो परमिटिविटी है वो सेम, ऑलमोस्ट सेम एज कम्पेयर टू वैक्यूम में, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है एयर में, वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एक और यूनिट है फैरेड पर मीटर, ठीक है। ये भी हमारे पास यहाँ पे है इसका यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दूं तो के का वैल्यू मेरा निकल के आएगा, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे पुट करके भी दिखाया आप लोगों को कि यहाँ पे 4.28.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग लगभग 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कैलकुलेशंस या फिर मैथमेटिकल इसका कैलकुलेशंस करोगे, तो न्यूमेरिकल्स करोगे। यहाँ पे एक बहुत ही मिस्ट्री सा टर्म है जो कि हमारा परमिटिविटी है। परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी मतलब होता है इट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ मीडियम टू अपोज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होता है जो किसी जो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको रिड्यूस करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, बस आप अभी इतना समझ लो कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। परमिटिविटी का मतलब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। परमिटिविटी का ये मतलब नहीं है कि वो परमिट करता है ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने के लिए दूसरे पार्टिकल पे। यहाँ पे अगर जिस मटेरियल का परमिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब है वो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो कम होगा। बेसिकली यहाँ पे चीज ये है कि जो अगर हम इन दोनों चार्जेस को अगर हम एयर की जगह किसी और मीडियम में रखते हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो चेंज हो जाता है। ये कॉन्ट्रैरी है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि दो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, पानी में रखो, ऑयल में रखो, या फिर हवा में रखो, कहीं भी रखो, क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स है वो तो चेंज नहीं होगा, वो होगा F = G m1 m2/r²। लेकिन कुलम्बिक कुलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खास बात ये है कि जो दो चार्जेस है ना उनके बीच में जो फोर्स है ना वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखा हो।
यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज कर दी तो क्या होगा, जो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, वो कम हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ कुछ मटेरियल का जो क्या कहते हैं, परमिटिविटी दे रखा है, ठीक है। जैसे एयर का हमने मान लिया रेफरेंस एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 to the power -2। उसी तरह टेफ्लॉन की वैल्यू है 2.1 टाइम्स द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। माइका का है 3 टाइम्स, डायमंड का है 5.5 टाइम्स, ग्रेफाइट का 12 टाइम्स, और वाटर का है 80 टाइम्स। अब यहाँ पे ये जो वाटर का जो 80 टाइम्स है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में भी। वो ये रोल प्ले करता है कि आपको पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है हमारा, वो क्या है, वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। NaCl जब साथ में होता है सॉलिड के फॉर्म में एयर में रहता है, तो क्या होता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतना ज्यादा होता है कि इनके जो कैटायन और एनायन सेपरेट नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिसोशिएट हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा डिसोशिएशन वाला कि कैसे डिसोशिएट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सपोज हमने इसको वाटर में रखा, तो वाटर का जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन की वैल्यू जो है परमिटिविटी, वो 80 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि जो Na और Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि जब 80 टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों तो डिसोशिएट हो ही जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वीक हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? इसके बाद हम ना यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दैट इज के। उसको क्योंकि वैसे तो ये आगे के टॉपिक में इंट्रोड्यूस्ड है, लेकिन इस वाले टॉपिक में, कूलम्स लॉ के टॉपिक में भी ये हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पर फिलहाल आप पढ़ लो कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है वो के, वो दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो होता है कि तरह से इंसुलेटर्स होते हैं जो पोलराइज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, माइका हो गया, ये सब जितने भी है ना, वो ऐसे डाइलेक्ट्रिक है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, लेकिन वो खुद पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टिंग वाला प्रॉपर्टी से हट के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कि सपोज मैं वाटर में रखता हूँ, क्या कहते हैं, दोनों चार्जेस को, Q1 Q2 को, तो पहले एयर में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो क्या कहते हैं एयर का हो गया। लेकिन जैसे ही हमने क्या कहते हैं, और इसको हम एप्सिलॉन के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आ गया। लेकिन अगर मैं इसका मीडियम चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं एयर, इसको मैं किस में ले आता हूँ, दोनों चार्जेस को एयर में, उनके बीच में मैं डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा, ना ही उनके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मीडियम को चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसको वाटर में डाल दिया, तो आपको पता है कि वाटर में जो एप्सिलॉन है वो कितने टाइम्स था, 80 टाइम्स एप्सिलॉन था। तो इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो लिखूंगा एफ डैश, जो वाटर में जो होगा वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इन सबको चेंज नहीं किया, सिर्फ के में जो एप्सिलॉन नॉट छुपा हुआ है, दैट इज 1/4 पाई। इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, इस बार एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। हर टाइम एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जब एयर में होगा तभी हम एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन कितने के बराबर है, एप्सिलॉन हमारा 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर है ना। यहाँ पे अगर वाटर का, ये मेरा केस किसका है, वाटर का केस है, ठीक है। वाटर में एप्सिलॉन कितना होता है, 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा वैल्यू होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आया, जो 80 है ना वो डिनोमिनेटर में, इसका इसका ये मतलब है कि जो हमारा नया वाला फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स के 80 टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, या दो दो चार्जेस है, वो इजीली डिसोशिएट सेपरेट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो जो NaCl है वो डिसोशिएट हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, वो काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू एयर। तो आई होप आपके आज का क्लास जो है आपको, आज के क्लास का टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।